हमने जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लिया था, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात ऐसी जो हमने पढ़ ली हो और अभी मैंने डिस्कस ना की हो? जहां तक मुझे याद है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। अच्छा, आज टेस्ट है, कौन से चैप्टर का है? टेस्ट तो है, लेकिन असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफी दिनों बाद हो रही है, और वो काफी दिनों बाद क्लास में अगर मैं आज टेस्ट ले लेता हूं तो टेस्ट का तो मसला नहीं है, लेकिन वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वो आखिरी टॉपिक है 1 से 2 क्लास का। वो टॉपिक फिर मजीद जो है आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि असल में बच्चों बात ये कि आज काफी, मेरे ख्याल से तो काफी दिनों बाद इस रूम में मेरी क्लास हो रही है। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले तो जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये सवाल एनटीएस में आ चुका है 2015 में। तो भाई हमारे पास टोटल 6 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज कंसंट्रेशन, नंबर 2 इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 3 इज टेम्परेचर, नंबर 4 सरफेस एरिया, नंबर 5 रेडिएशन, एंड नंबर 6 कैटलिस्ट। ठीक है, देखें सबसे पहले तो आपको इन 6 के 6 फैक्टर्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि पास्ट एनटीएस में कैसा भी सवाल आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसमें जवाब वैसे ऑल ऑफ दीज था। तो 6 फैक्टर्स। अब इन 6 फैक्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाली बातें कौन सी हैं? कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और कैटलिस्ट है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाली बात है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया और रेडिएशन एक एक दो दो लाइनों का डिस्कशन है, क्योंकि इनसे यही बातें पॉसिबल बनती हैं और उन्हीं बातों से सवाल बन सकते हैं अगर सवाल बने तो। लेकिन इन तीनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट हेडिंग ऑफ द फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन। कोशिश है कि आज खत्म करवा दूं, अगर नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, इस वीक में फिर एटलीस्ट हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आज ये पूरा खत्म नहीं भी हुआ तो इस वीक में तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कंसंट्रेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट बढ़ता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने से रेट कम होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, इफ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है कुछ यूं, और मैं कहूं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल,
find the rate if concentration of A is double, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तीसरी कंडीशन हो गई कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ। चौथी हो गई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ। देखते जाइएगा बेटा, ये सवालात एनटीएस में बनते हैं, कंसंट्रेशन से ये सवालात बन रहे होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक रिएक्शन इसमें A+2B प्रोड्यूस कर रहा है C, पूछ रहा है कि भाई रेट में क्या चेंज आएगा। फाइंड द रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ A इज हाफ। गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाए। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाता है तो रेट भी हमारे पास डबल हो जाएगा बच्चों। और चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को हाफ कर दो। कंसंट्रेशन ऑफ ए को हाफ कर दिया तो रेट भी हमारे पास हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए से। इसी तरीके से अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी की रिस्पेक्ट से देखूं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल कर दिया जाए तो रेट हमारे पास 4 टाइम्स बढ़ता है। ये सेकंड कंडीशन, सेकंड। और थर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर हाफ कर दिया जाए तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। उसके बाद डिफरेंट इक्वेशंस पे आपको ये ऑब्जर्वेशन करना आनी चाहिए। ठीक है भाई, यहां पे ये पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया। दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर एक लाइन का है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि रेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कैसे भाई? तो देखिए, इफ the nature of reactant is of fast reaction, the rate will be high, and if the nature of reactant
is of slow reaction, the rate will be low. ठीक है, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम ये तो जरूर पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन रिएक्टेंट की नेचर पे फिर कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं बनता। फिर हमारे पास सिर्फ इतनी सी बात बनती है कि भाई नेचर है फास्ट रिएक्शन करने के लिए इसलिए रेट हाई है, नेचर है स्लो रिएक्शन करने के लिए इसलिए रेट लो है, बस ये बातें बनती हैं, इसके अलावा बात नहीं बनती। इसीलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे आज तक सवालात नहीं बने, क्योंकि सवालात बन ही नहीं सकते इसमें। ठीक है, कोई थ्योरी का तो पेपर है नहीं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कुछ लाइन लिख दें, यहां पे तो एमसीक्यूज बनने। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। रेट of reaction is directly proportional to the temperature. Rate of reaction is directly proportional to the temperature. यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैसे? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके दरमियान कॉलिजन बढ़ता है। जब कॉलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अब बच्चों गौर से देखिएगा कि ये तमाम बातें क्यों होती हैं जिनको अभी मैंने वर्बली डिस्कस किया, उनको मैं बाकायदा मेंशन कर दूं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, तो हम ये नोट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो इट मींस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कॉलिजन बढ़ेगा। ठीक है, अब जो कॉलिजन होता है ना, ये कॉलिजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है रिएक्शन का, कि रिएक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं। ये कॉलिजन पे बात डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर कॉलिजन की एनर्जी, यानी कॉलिजन होते होते मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की पीक तक पहुंच जाते हैं तो वो कॉलिजन सक्सेसफुल हो जाता है। तो कॉलिजन इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब इस बात को एक रूल के तहत पढ़ा जाता है, जिस रूल का नाम है थम्स रूल। फिजिक्स में भी आप लोग थम्स रूल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का थम्स रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, रेट कहता है, रेट में हम ये बात पढ़ते हैं कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट कम होगा। अब इसमें कुछ बच्चे सवालात में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं, सर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हालांकि उनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, हर रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिसके से कॉलिजन बढ़ेगा, यानी कि रेट बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता है चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो। यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का बढ़ना ना बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, और से सुनिएगा बात को, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड का रेट भी बढ़ जाएगा और बैकवर्ड का रेट भी बढ़ जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का ही बढ़ेगा। प्रोडक्ट यील्ड ज्यादा होना या ना होना ये एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन बढ़ेगा दोनों का रेट। ठीक है, अब थम्स रूल ये क्या कहता है? थम्स रूल कहता है कि ऑन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस on rise of every 10 degree the rate of reaction becomes double. The rate of reaction becomes double. देखिए, थम्स रूल कहता है कि किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन में आने वाला जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया गया है, 10 डिग्री यानी कि अभी 35 डिग्री पे रिएक्शन हो रहा था, अब हमने 45 डिग्री कर दिया है, तो थम्स रूल कहता है कि ऑन एवरी 10 डिग्री, ऑन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। इसकी वजह भी बात है कि हर 10 डिग्री राइज पर वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इतनी मौजूद है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करके थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएं, वो मॉलिक्यूल्स के जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है उसको कंप्लीट करके थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएं, हर 10 डिग्री पर उन मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल हो जाती है। मॉलिक्यूल्स possessing the energy more than the activation energy या equals to activation energy becomes double on the rise of 10 degree temperature। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, the molecules possessing the energy, the molecules possessing the energy equals to or more than the activation energy, equals to or more than the activation energy becomes double on the rise of every 10 degree temperature। यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल होता है? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को फिल कर सकते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, यानी पहले एक थे तो अब दो थे तो फिर चार, यानी डबल हो जाते हैं हर 10 डिग्री पर वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास इतनी एनर्जी है। गौर से सुनिएगा बात को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं कि पहले 100 मॉलिक्यूल थे अब 200 हो गए, ऐसा नहीं हो रहा। जो मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद हैं, जो मॉलिक्यूल्स वहां पर मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद डबल होती है। कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पहले 10 में एनर्जी थी अब 20 में एनर्जी होगी, पहले 20 में थी अब 40 में होगी, ऐसा होता। ये नहीं कि पहले 100 मॉलिक्यूल थे अब 200 हो गए, ऐसा नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनमें एनर्जी पोसेसिंग मॉलिक्यूल्स की तादाद डबल होगी। ठीक है, बात समझ में आई है? जी भाई बताइए, ये बात समझ में आई सबको? क्या क्वेश्चन है बेटा एहसन? बेटा चैट पे बताइए, इस वक्त जो है माइक का टाइम नहीं है, फिर वो एक लंबी डिस्कशन हो जाती है।
अब वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हम पढ़ाएं बेटा तूबा, या 10 केल्विन में पढ़ाएं, दोनों सूरतों में बात यही होगी। ठीक है, इस तमाम बात को मैं रिपीट कर देता हूं, 4-5 बच्चों ने कहा है कि सर रिपीट कर दें। तो बेटा देखो होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से कॉलिजन, और कॉलिजन से फिर रेट बढ़ता है। अब होता क्या है कि मैंने कहा एक्सो एंडो वाली बात, कि भाई अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है या कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मैं उसमें बोलूं कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो अक्सर बच्चे मुख्तलिफ जावियों से जवाब देना शुरू कर देंगे। हालांकि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हर रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। सही। एक बात ये हो गई कि भाई चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। दूसरी बात थम्स रूल कहता है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, वो 10 डिग्री सेल्सियस हो या 10 केल्विन हो। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर का अगर जिक्र होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अब कैसे होगा? क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप है, यानी इंटरनल और थ्रेशोल्ड के दरमियान का जो गैप है, इसको फिल कर सकें, वो इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो जब हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाती है। ठीक है, पहले इस बैरियर को अगर 10 मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये बात मैंने पूरी बताई थी कि ठीक है, इसको अपने जहन में रखिएगा। एनटीएस में कैसे आएगा बेटा, पहले पढ़ते हैं टॉपिक, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने से पहले सवाल कैसे करवाऊं मैं? ठीक है, अब यहां पे एक सवाल देख लें। थम्स रूल के हवाले से मैं एक बात बता दूं, चैप्टर 8 सिंध बोर्ड की किताब में जो आखिरी वर्क एग्जाम्पल है, बिल्कुल आखिरी वर्क एग्जाम्पल, वो थम्स रूल की, उसको कैंसिल कर दीजिएगा क्योंकि वो गलत सवाल है, वो गलत सॉल्व किया गया। ठीक है, क्योंकि एक तो उसके अंदर बात पूछी गई है कि भाई रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा उसको सॉल्व करने का तरीकेकार चेंज है। थम्स रूल में वो सवाल मौजूद है लेकिन सॉल्व करने का तरीकेकार अजीब है। तो वो जो आखिरी एग्जांपल है, बिल्कुल लास्ट वर्क एग्जांपल ऑफ चैप्टर 8 इन सिंथ टेक्स्ट बोर्ड बुक, उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अब इसका सवाल कैसे बन सकता है देखिए,
ठीक है भाई, सवाल देखिए कि अब अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विद 2 मोल्स पर डीएम क्यूब सेकंड ऑन 35 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 55 डिग्री सेल्सियस, व्हाट चेंज ऑन रेट विल बी ऑब्जर्व। सही, ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए बच्चों, यहां पर सवाल कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस पे रेट था, मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड, मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड से पता लगाया ये रेट है, कितना रेट था 2। अगर टेम्परेचर 55 हो गया है तो क्या रेट में फर्क आएगा। देखिए पहले था टेम्परेचर 35, इससे 55 हुआ है, यानी कि 10 डिग्री राइज करवाते हुए जाएं तो पहले 45 और 45 से फिर 55 डिग्री सेल्सियस। ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। तो अगर पहले रेट ऑफ रिएक्शन 2 था तो डबल होके वो 4 हो जाएगा, और फिर वो 4 था तो अब वो डबल होकर 8 हो जाएगा। तो बताइए at 55 degrees Celsius what will be the rate of reaction। ठीक है भाई, तो देखिए 35 से 45 पे जाते हुए 2 से 4 हो गया, और 45 से 55 पे जाते हुए 4 से 8 हो गया। तो 8 मोल्स पर डीएम क्यूब सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑन बिहाफ ऑफ थम्स रूल। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को देखिए, सरफेस एरिया में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। By increasing the surface area, rate of reaction will be increased, but surface area will be observed as a factor only in heterogeneous reaction, only in heterogeneous reactions। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन से, लेकिन ये बात भी मैं वाजे करता चलूं कि सरफेस एरिया
सिर्फ और सिर्फ हीट्रोजीनस रिएक्शन में पढ़ा जाएगा, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट लिक्विड हो, एक रिएक्टेंट सॉलिड हो, एक रिएक्टेंट गैस हो, एक रिएक्टेंट लिक्विड हो, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में मौजूद हैं, दो रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और दोनों फिजिकल स्टेट्स में मौजूद हैं, तो सरफेस एरिया को पढ़ा जाएगा, जिसकी एक कॉमन एग्जांपल हम लोग अपनी किताब में पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl। कैल्शियम कार्बोनेट अगर सॉलिड चंक्स में मौजूद है, HCl से रिएक्ट करवाएंगे, एक रिएक्शन ऑब्जर्व किया, फिर वही रिएक्शन हमने कैसे किया कि कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लिया HCl के साथ, दोनों रिएक्शन को ऑब्जर्व किया, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर फॉर्म में था तो उसका रिएक्शन ज्यादा हाई हुआ, रेट ज्यादा हाई था, क्योंकि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ गया था, सरफेस एरिया बढ़ गया था। ठीक है, तो ओनली इन हीट्रोजीनस रिएक्शन, आप में से जिन बच्चों ने ब्रेकिंग बैड देखा है, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बोल नहीं रहा देखने के लिए, जिन्होंने देखा है उसमें जैसी पिंकमैन जो पहला मर्डर करता है, तो वो लोग लाश को बाथ टब में लिटा के ऊपर HCl डाल देते हैं और लाश घुल जाती है पूरी उसके अंदर, और 1 से 1.5 दिन बाद ये देखा जाता है, बल्कि 1 दिन बाद ये देखा जाता है कि वो बाथ टब भी गलना शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, तकरीबन 1 दिन लगता है, फिर वो बाथ टब भी पूरा गल के सारा मटेरियल नीचे गिर जाता है। सही, तो सरफेस एरिया चौथा फैक्टर हुआ। पांचवा फैक्टर रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन इज ओनली ऑब्जर्व इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, और हम क्या पढ़ते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडिएशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेडिएशन। रेडिएशन जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ज्यादा होगा, लेकिन बात याद रखिएगा कि रेट will depend on radiation only in photochemical reactions। किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंड करते हैं, जो सूरज की रोशनी में होते हैं। तो सूरज की रोशनी में होने वाले रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रेडिएशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये बात भी याद रखिएगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यूजुअली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूजुअली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आखिरी फैक्टर है हमारे पास कैटलिस्ट। आखिरी फैक्टर है, आखिरी सब हेडिंग है कैटलिस्ट की, और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और इस चैप्टर के एंड होने के बाद मेरे ख्याल से हमारे मेन सारे चैप्टर एंड हो जाएंगे। वो चैप्टर जो पेंडिंग में है, फिजिकल क्लास से जो पेंडिंग में है, वो फिर हमें पढ़ाने होंगे, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट की नेचर पे। तो कैटलिस्ट आर सच सब्सटेंसेस
which can alters the rate of reaction, which can alters the rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाला, कम करने वाला सब्सटेंस कैटलिस्ट. अब देखिए, कैटलिस्ट कैन बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, और इट कैन बी नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? सच कैटलिस्ट which speeds up the reaction, which speeds up the rate. और नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं? सच कैटलिस्ट which decelerates the rate, which decelerates the rate, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है. जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो कम कर देता है वो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है. देखिए बच्चों, कैटलिस्ट जो है अपने मिक्सचर के साथ जो रिएक्शन रखता है, उस बेसिस पे हम उसको होमोजेनस या हेट्रोजेनस कहते हैं. और कैटलिस्ट का जो बिहेवियर होता है उसको कैटालिसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? कैटालिसिस. एक और बात, नेगेटिव कैटलिस्ट को हम कहते हैं इनहिबिटर्स. नेगेटिव कैटलिस्ट को हम कहते हैं इनहिबिटर्स. होमोजेनस कैटालिसिस, कैटालिस्ट नहीं लिखा मैंने यहां पर, कैटालिसिस. कैटालिसिस रिएक्शन को बोलते हैं, चेंज को बोलते हैं जो कैटलिस्ट क्रिएट करता है. तो भाई सच रिएक्शन in which the catalyst and the reactant mixture are in same physical state, are in same फिजिकल स्टेट. ऐसा रिएक्शन के जिसमें रिएक्टेंट मिक्सचर्स और कैटलिस्ट दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में, यानी कि अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मिक्सचर दोनों लिक्विड हो, या फिर रिएक्टेंट मिक्सचर और कैटलिस्ट दोनों ही सॉलिड में हो, तो ऐसी कंडीशन में कैटलिस्ट का जो बिहेवियर होता है उसको पढ़ा जाता है होमोजेनस कैटालिसिस. ठीक है. ऐसे ही एक होता है हेट्रोजेनस कैटालिसिस. हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है भाई? सच रिएक्शन in which the catalyst and the reactant mixture are in different physical state. जब कैटलिस्ट
और रिएक्टेंट मिक्सचर दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कैटलिस्ट सॉलिड है, रिएक्टेंट मिक्सचर गैसियस है या लिक्विड है। तो ऐसी कंडीशन में जो कैटलिस्ट का बिहेवियर होता है उसको हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहा जाता है। सही, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट हमारे पास आया। अच्छा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, ये देखिए कैटेगरीज हैं। कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक आता है ऑटो कैटलिस्ट। अब देखें, अगर मैं कहूं कि ऑटो कैटलिस्ट के बिहेवियर को क्या कहा जाएगा, तो उसको ऑटो कैटालिसिस कहा जाएगा, ऑटो कैटालिसिस कहा जाएगा। लेकिन फिल वक्त में ये कह रहा हूं कि ऑटो कैटलिस्ट किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखते हैं कि सच substance which is produced as a result of a reaction। as a result of a reaction के क्या मतलब है बच्चों, यानी कि किसी रिएक्शन के नतीजे में जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसकी बात हो रही है। एक रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसकी बात हो रही है। सच सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन एंड इंक्रीजेस इट्स ओन रिएक्शन रेट, और अपना ही रिएक्शन रेट बढ़ा दे, उसको कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या, कि भाई किसी रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं, हर रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने ही रिएक्शन रेट को बनने के बाद इंक्रीज करना शुरू करे, उसको ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ऐसे ही एक होता है बायो कैटलिस्ट, जिसको एंजाइम्स भी कहते हैं आप लोग बायो में, और मेरे ख्याल से बायो में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर मौजूद है। सच सब्सटेंसेस which alters the rate of reaction in a living body। किसी लिविंग बॉडी में होने वाले रिएक्शन को ऑल्टर करने वाला सब्सटेंस बायोकैटलिस्ट या फिर इसको एंजाइम कहा जाता है। और एक आखिरी बात जिसको हम एक्टिवेटर्स या फिर प्रोमोटर्स या फिर इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट। किसी कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता ही है। किसी कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो क्या लिखते हैं, सच सब्सटेंसेस which are used to increase the activity of a catalyst। ऐसा सब्सटेंस जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको पढ़ा जाता है एक्टिवेटर या प्रोमोटर या फिर कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट। यहां पर प्यारे बच्चों चैप्टर 8 हमारा
एंड हो गया। यहाँ पर प्यारे बच्चों चैप्टर 8 हमारा एंड हो गया और एक सवाल आया हुआ है कि सर a+2b = c इज द इक्वेशन इट से 4 moles of a and 10 moles of b will produce. I did it by comparing by कंप्लीट वाला समझ नहीं आ रहा बेटा, सवाल ही इनकम्प्लीट है। जो सवाल आपने मुझे भेजा ये सवाल ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, 4 moles of A and 10 moles of B will can never be produced because they are the reactants. सवाल प्रॉपर नहीं है बेटा, सवाल आप सही से देख के मुझे सेंड करो, फिर जवाब बात दे दूंगा मैं। माइक बेटा आज नहीं खुल सकता क्योंकि आज पढ़ाने में पूरा टाइम हो गया और अभी क्लास एंड हो चुकी है, दूसरे टीचर आ चुके हैं। चैप्टर 8 यहां पर एंड हो गया है और सरफेस टेंशन को बता दें। सरफेस टेंशन तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। भाई M13, 14, 15 जो मेरे पास लिखा हुआ है, तो इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4